बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत दोबारा मैदान में आ रही है। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक आखिरी प्लान तरतीब दिया गया और पूरे मुल्क के अंदर अब एहतजाजी धरने होंगे, तहरीक जोर पकड़ेगी और 5 अगस्त तक इस तहरीक को इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान तक फैलाने की जो डायरेक्शंस दी हैं, इस पर काम हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से रीजनल मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है और अगले हफ्ते से प्रोग्राम तरतीब देने का तंजीमी मुशावरत का पहला प्रोग्राम मुनक्किद होगा। पूरे मुल्क में इस एहतजाज को एक जामे एहतजाज में किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा, इसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल होगा और हिकमत अमली तय की जाएगी। लेकिन होशियार रहना है रॉन्ग नंबर से, जो इमरान खान के इस प्लान को सबोताज करने के लिए कोशिशों में लग गए हैं और डायरेक्शंस ले रहे हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस अहम प्रोग्राम में जुनैद अकबर सदर खैबर पख्तूनख्वा और अली असगर खान जनरल सेक्रेटरी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, जिनके हवाले से खबर ये आ रही है कि जो रेफरेंस था उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। इसमें जो सबसे अहम नुक्ता ये है, जो कंट्रोल करने का एक एलिमेंट है, आपने याद रखना है। और इलेक्शन कमीशन कभी भी ऐसे फैसलों को डीप फ्रीजर में से निकाल कर सुना सकता है अगर कोई बात नहीं मानेगा। स्पीकर सूबाई असम्बली जी बाबर सलीम सवाती भी इसके अंदर शरीक होंगे और ये फैसला किया जाएगा। इजलास में फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में एहतजाजी रैलियाँ, कन्वेंशंस और अवामी इज्तिमात जो हैं मुनक्किद करेंगे और ये मुहिम इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त को दी गई एहतजाजी कॉल से कबल अवामी शऊर उजागर करने और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को हर हल्के में पहुँचाने के लिए तरतीब दी जा रही है। मैं आपको व्यूअर्स एक बात बताऊँ, खान साहब ने मुतादिद दफ़ा ये कॉल दी, पाकिस्तान की आवाम को बेदार करने की ज़रूरत नहीं है, वो कौम जागी हुई है और कौम 8 फरवरी को वोट की ताकत से पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात और उसके लीडर को मुंतखब कर चुकी है। जो प्रॉब्लम आती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रॉन्ग नंबर्स की है, जो हर इस मौके के ऊपर जो उन्होंने माइंस बिछा देते हैं ना, फैसला साजी के दौरान कोर कमेटी के अंदर ऐसे फैसले करवाए जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन की माइंस जिनके ज़रिए तहरीक को नुकसान पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान की आवाम भी अब सोचती होगी ना कि यार इमरान खान कॉल देगा तो हम ज़रूर निकलेंगे, लेकिन इनके पीछे हमने निकलना है या नहीं निकलना, ये फैसला अब पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। मैं आपको ना ये पूरी एक सीरीज़ है कि हालात इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे हैं। जब लीडर्स धोखा देकर गोलियों के आगे पाकिस्तान की आवाम को करके भाग जाते हैं ना, तो फिर ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है और इमरान खान यकीनन पाकिस्तान की आवाम को जो तहरीक को मुनज़्ज़म और आगे 5 अगस्त तक का पूरे मुल्क में इसको फैलाने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी काबिल ज़िक्र होगी कि जुनैद अकबर, जिनको एक्टिव रोल प्ले करना है केपी से, अली बिन गंडापुर क्यों इस मीटिंग में और इस हवाले से केपी के लेवल पर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या पड़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से भरपूर तरीके से तहरीक चलाए और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में अपने इस दायरे को वसी करे। आपसे गलतियां हुई, पंजाब के अंदर लोगों को निकलना चाहिए था, लोग गिरफ्तारियां देते, 1 केस 4 केस 15 केसेस। आपको याद रखना चाहिए इमरान खान के ऊपर तो 250 मुकदमात हैं। कल खान साहब ने ये अल्फाज कहे थे कि अगर कोई तहरीक का बोझ उठा नहीं सकता तो इस तहरीक से अलग हो जाए और अगर नहीं हुए तो मैं बाहर आकर खुद निकाल दूंगा पार्टी से। तो आपने शर्मिंदगी से बचना है तो ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप निकल जाएं। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि पाकिस्तान में जी बिलाल यासीन साहब, इनका ना एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। बिलाल यासीन का जी लाहौर से ताल्लुक है और मरीम नवाज की पानी मुहिम में वो अक्सर आपको नजर आते हैं। कज़ाफी में उनका जो क्लिप था वो भी वायरल हुआ जिसमें मरीम नवाज जाकर पानी की सूरत हाल देख रही हैं। सुनने में आ रहा है कि लाहौर में जी बहुत बारिश हुई है, पूरा लाहौर डूबा हुआ है और मरीम नवाज की वो गुफ्तगू जिसमें वो कह रही हैं कि जब मैं लाहौर को टिकटॉक के ऊपर या बाकी आवाम का रिएक्शन देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। तो आप जाकर आप लाहौर देखें, लाहौर डूबा हुआ है और लाहौर को पूछने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों को आपने एंगेज किया था लाहौर साफ नहीं हो सका। जो आप पानी का जो निज़ाम है वो इस बुरी तरह एक्सपोज हुआ कि मुकम्मल लाहौर के अंदर आपको हर इलाके के अंदर पानी नजर आएगा। अब ये बिलाल यासीन साहब वही हैं जो कज़ाफी स्टेडियम में इनके साथ मौजूद थे। उन्होंने जी एक बात कही, उज़मा के साथ बैठे हुए थे, उज़मा बुखारी के साथ, और ये कहते हैं कि कासिम और सुलेमान ने उर्दू का उस्ताद रख लिया है।
उन्हें तकरीर करना सिखाया जा रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उनकी परवरिश कहाँ हुई, उनकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, अगर इस सारे मामले को डॉक्टर इसरार अहमद के बयानात के तनाजुर में देखा जाए तो आने वाले वक्त में आपको खुद पता चल जाएगा कि सब कुछ क्यों हो रहा है। देखें, आपने मजहब का कार्ड, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि आप इस्तेमाल करके डॉक्टर इसरार को आप लेकर आ रहे हैं। ये पहली मर्तबा भी नहीं हुआ कि इमरान खान की जात के ऊपर इन्होंने गंद उछाला और फिर दूसरी तरफ इद्दत में निकाह के केस। इससे बड़ी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। और अब क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल आपके पास नहीं है, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, आप अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर बिलाल यासीन साहब जरूर कौम को बताएं कि क्या 8 फरवरी की रात आप इलेक्शन जीते और क्या हालात थे। ये सवाल पाकिस्तान की आवाम का और आपके हल्के की आवाम का भी आपके साथ है। और क्यों लोगों को धोखा देते हैं। सियासत के अंदर आवाम की जो मर्जी है, जब आप उसे माइनस कर देते हैं तो फिर आपको इसी किस्म के स्टेटमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। और सबसे जो हम दलील है, जब आपने डॉक्टर इसरार की बात की, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं इसराइल के हवाले से, ग्रेटर इसराइल की जो बात करते हैं, फिर उनकी बहुत सारी पेशन गोइयां हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से लोगों को एक्टिव किया जाएगा। तो हमें इमरान खान के घर से हटकर किसी और घर की तरफ देखना पड़ेगा जहां पर बाकायदा इसराइल को तस्लीम करने की बात की जा रही है। और फिर यह भी बिलाल यासीन साहब जरूर इस बात का जवाब दें कि अगर ये सब कुछ हो रहा है और प्लान का हिस्सा है, तो क्या ये भी प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराकर हम उसे जेल में डालेंगे और फिर जेल में डालने के बाद उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आकर तहरीक चलाएंगे और इस तरह मगरबी ताकतों का या फिर इसराइल का पाकिस्तान के अंदर जो है वो झंडा बुलंद किया जाएगा। अगर ऐसा ही है तो फिर इस पूरी साजिश के अंदर आप भी शामिल हैं, आपकी जमात भी शामिल है और आपको लाने वाले लोग भी शामिल हैं। क्योंकि इससे जो भोंडी मिसाल जो आपने दी कि आप डॉक्टर इसरार की पेशन गोइयों का सहारा ले रहे हैं, फिर आपने कहा कि उर्दू का उस्ताद आपने उनको रखकर दिया गया, उनको उर्दू सिखाई जा रही है। एक चाबी वाला खिलौना पाकिस्तान में पहले ही मौजूद है। बहुत ही आसान था कासिम और सुलेमान के लिए कि वो भी इसी रास्ते पे चलते, क्योंकि बरतानिया में उनकी परवरिश हुई और जबैमा ने उनकी परवरिश की। एक ऐसी खातून जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जी, इंटरनेशनली उसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। ये प्रेजेंस आपके शहबाज शरीफ साहब की नहीं है जो इनकी प्रेजेंस है, और दुनिया की मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के अंदर और जो इनको पजराई मिलती है वो शायद हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को भी नहीं मिलती। लेकिन बिलाल यासीन साहब ये कह रहे हैं कि उर्दू का उस्ताद रखा गया ताकि पाकिस्तान की कौम को गुमराह किया जाए, उनको तैयारी करवाई जा रही है तकरीर करवाने के लिए। देखें, अगर बच्चों ने आकर इस तहरीक को संभाला तो अभी से जो वाइब्स आ रही हैं हुकूमत के अंदर एक परेशानी ज़रूर है। मैं कल गिलानी ख़ानदान के कुछ चश्मन चुराग हैं उनको भी सुन रहा था। वो कहते हैं कि चलें, मरूसियत का ये भांडा तो फूट जाएगा। मरूसियत का भांडा उस वक्त फूटेगा जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान अपने बच्चों को सियासत में उतारें। ये एक वालिद की आज़ादी की जंग है, इसका पाकिस्तान और आप जैसे लोगों से लेना देना नहीं है। हाँ, उस जंग के अंदर इमरान खान का साथ देने के लिए उनके बच्चे आ रहे हैं। बहुत आसान था इमरान खान के लिए कि वो पार्टी की क़यादत अलीमा खान को सौंपते, बहुत आसान था कि घर के किसी फर्द को ये क़यादत सौंप दी जाती, बहुत आसान था। लेकिन इमरान खान ने मरूसियत से जितनी नफरत की और आज भी वो पार्टी के फैसले, अगर आप गौर करें ना, अलीमा खान ने कहा कि पार्टी का लाएमल पार्टी देगी, इमरान खान की बात बहनें करेंगी और हम करते रहेंगे। और एक चेक है उन लोगों पर जो ये तहरीक को नहीं चलाना चाहते। तो याद रखें, वो लोग जो डॉक्टर इसरार का सहारा लेकर और फिर मगरबी ताकतों का बहाना बनाकर इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये इनकी खाम ख्याली है कि इन्हें मात कर सकेंगे। और फिर दूसरी बात व्यूअर्स, ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि अगर इमरान खान के बच्चों को इन्होंने पाकिस्तान में नहीं आने दिया तो वो बहुत आसान सा तरीकाकार है, हुकूमत आपकी आप वीज़े जारी ना करें तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। एक सवाल ये भी बहुत अहम है कि जब आप मरीम नवाज़ की माजी की तकरीरों को सुने तो वो कहते थे कि यहाँ पर ही पाकिस्तान का कानून हसन और हुसैन पर लागू नहीं होता। ये रिकॉर्ड पर चीज़ मौजूद है ना, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, रिकॉर्ड पर चीज़ मौजूद है। और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के साथ हर इंटरनेशनल मीटिंग में आपने सुलेमान शहबाज को बैठे हुए देखा, एक प्रोटोकॉल मिलता है। तो वो किस कायदे कानून के तहत प्रोटोकॉल मिला, कौन सी ऐसी खुसूसियत थी मासवा इसके कि वज़ीर आज़म के ख़ानदान के लोग हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ ऐवान सदर से, और इस खबर के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। ये क्या सिराइयाँ नहीं है बल्कि एक पूरा एपिसोड हुआ और बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
कि नायब सदर शेरी रहमान साहिबा ने इस्तीफे की खबरों की तरदीद की और इसे मुस्तरद किया। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको पहले बता देता हूं, और फिर जो उस कमरे में क्या हुआ जहां पर ये तमाम बातें हुई और वजह क्या बनी। सदर जरदारी के इस्तीफे की बातें बेबुनियाद है और गुमराहकुन है, ये कहना है शेरी रहमान का। ये अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। अवाम इन जाली खबरों और अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। भाई बात यह है कि जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई हैं, अगर अफवाहें हैं तो आप उनको अदालत ले जाएं, बहुत आसान है, आपकी हुकूमत है, बहुत आसान होगा आपके लिए एक जज और सही, एक फैसला और सही, जहां पर ऐसी खबरें फैलाने वालों को आप कटहरे में लाकर खड़ा करें, उनसे पूछें कि तुम्हारे पास ये खबरें कहाँ से आ रही हैं। ये इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। और एजाज सईद साहब ने जी इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात भी की, और वो क्या कहते हैं कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने मुझसे रब्ता किया। उनका कहना है कि आसिफ अली जरदारी को हटाने का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन उनके नॉलेज में तो ये हुकूमत भी नहीं थी, ऐवान सदर में जरदारी साहब का जाना भी नहीं था, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ही बनना था, ये भी उनके नॉलेज में था। लेकिन इस सब के बावजूद सब कुछ हुआ, और अब आप हटाने से पहले क्या जरदारी साहब को बताएंगे? अब व्यूअर्स ये मामला है क्या? मैं आपको ना खबर दे रहा हूँ, एजाज सैयद और बाकी पार्टीज और शेरी रहमान जो भी कह रही हैं इनके बयानात है, लेकिन असल में हुआ क्या? जरदारी साहब जो सदर हैं वो कैसे जाएंगे? तो इस खबर ये है कि 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में पाक फौज की इंजीनियर कोर के 2 सीनियर ऑफिसर्स और मौजूदा डीजी ISI आसिम मलिक की तरफ से नहरों वाले मामले पर एक खुफिया ब्रीफिंग दी गई, जिसमें 3 सीनियर अस्करी ऑफिसर्स वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सदर आसिफ अली जरदारी, इन 5 के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। आपको पता होगा ना कि यार ये लोग बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, अगर खबर बाहर निकली है तो इन्होंने खबर दी होगी। तहकीकात के बाद ज़राई बताते हैं कि कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे साबित होता है कि ब्रीफिंग की तफसीलात सिंध कौम परस्त जमातों को सिविलियन साइड से फराहम की गई, और सिंध में नहरों वाले मामले पर एहतजाज, जलसे जुलूस, धरने सोचे समझे मंसूबे के तहत शुरू कराए गए ताकि नहरों वाला प्रोजेक्ट खत्म कराया जा सके। दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि नेशनल ये जो आपका NFC जो अवार्ड है इसको ख़त्म करना, 18वीं तरमीम के बाद सूबे ज़्यादा हिस्सा ले जाते हैं, ये एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम क्या जी, हकीकत है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा वफाक ने देना है और वफाक के पास कुछ नहीं रहता, ये भी कहा जाता है, इसलिए इसे ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे ख़त्म नहीं करना चाहती, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने का मंसूबा है और जरदारी साहब को इसी वजह से हटाया जा रहा है। और ख़बर ये भी आ रही है कि शायद 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए और सारा ये जो आपका फंड्स हैं या फिर जितनी भी आपके सूबों को जो मराद दी जाती हैं और जो पैसा मिलता है NFC के तनाजुर में, ये नहीं मिलेगा और वफाक पर मुनहसिर है कि वो पैसा किसको दे। आपको याद होगा कि खान साहब के दौर में भी ये सवाल ज़रूर उठाया गया कि जो आपका कर्जा है वो वफाक अदा करता है, सूबों का जो हिस्सा है वो लेकर साइड पे होते हैं, और जो कर्जा है, जो कौमी कर्जा है, जो रियासत पाकिस्तान पर कर्जा है, इनका सूबों से कोई ताल्लुक नहीं है और ना सूबे उसे ऑन करते हैं। और वफाकी हुकूमत के पास ना फंड्स हैं ना उस तरह से वो पैसे होते हैं जो डिवीजन के बाद, लिहाजा 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए। और खान साहब के दौर में भी ये बात हुई थी और अब इसके ऊपर काम शुरू जो है वो किया जा रहा है। और 2 वजूहात हैं, एक NFC अवार्ड और दूसरा जरदारी साहब जो उन्होंने खुफिया मालूमात जो सिविल साइड से रिलीज करवाए गए। व्यूअर्स, हुकूमत ख़त्म करने की बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये धमकी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान कलामी हुई। इजलास के दौरान शाज़िया मरी से CDA ये जो CDA के तरमीमी बिल पेश करने पर मुबैना रुकावट पर नाराज़ हुई और चेयरमैन CDA के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान किया। तलाल चौधरी साहब ने चेयरमैन CDA का दिफा करते हुए कहा कि शाज़िया मरी तहरीक इस्तेहकाक लाएं, वो इसका सामना करेंगे। नबील कबूल वज़ीर मुमलिकत के रवैये पर एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गए। नबील कबूल ने कहा कि हुकूमत को खैरात में जो 2/3 अक्सियत मिली है, इससे तलाल चौधरी मगरूर हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी उनकी हुकूमत गिराई थी, अब भी ये काम जो है वो किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी आगा रफ़ीउल्लाह ने तलाल चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी तरफ से आप इनसे रिश्तेदारी कर लें। चेयरमैन CDA अब हैं कौन, ये मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे लड़ाई हुई है और तलाल चौधरी साहब ने जवाब दिया, उधर से जो लफ्जी गोलाबारी जो है वो ज़रूर हुई। लेकिन व्यूअर्स, पंजाब के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। उस डेवलपमेंट पर जाने से पहले, और पीपल्स पार्टी अब कौन से कार्ड प्ले कर रही है, अब ये चेयरमैन CDA हैं कौन, ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये तलाल चौधरी साहब इनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे थे। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रिंधावा हैं, कमिश्नर लाहौर रहे।
اور محسن نقوی انہیں اسلام آباد لائے تھے. یہ جی ان کی خصوصیت ہے. اور اب میں آپ کے ساتھ وہ خبر بھی شیئر کر دوں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اور ذرائع اس وقت کیا دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان پنجاب کے اندر، اور زرداری صاحب نے جو ڈیرے لاہور میں اب لگانے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے مخدوم احمد محمود کو نئے ٹاسک سونپنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے پنجاب میں جوڑ توڑ کا پلان تیار کر لیا ہے. پنجاب سے بڑے نام پی پی میں شمولیت کا یہ بھی امکان ظاہر کر رہے ہیں. ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ صدر زرداری نے مخدوم احمد محمود کو نئے ٹاسک سونپنے کا فیصلہ کیا. پنجاب سے بڑے نام جس میں یعنی یہ سارے الیکٹیبلز ہیں. اس میں آپ کو مستی خیل ہیں، مستی خیل گروپ ہے، ایم پی اے راؤ کاشف کی شمولیت متوقع ہے. اور اس کے علاوہ طارق بشیر چیمہ، علی ترین، اصغر علی شاہ کی بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی بات کی جا رہی ہے. اور صدر زرداری ملاقات میں مخدوم احمد محمود سے نئی شمولیت جو ہوگی اس پر گفتگو کریں گے. اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ صدر زرداری سے پنجاب میں بڑی شخصیات کا ملاقات کے بعد پی پی میں شمولیت کا اعلان بھی متوقع ہے. یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. اور پنجاب کے اندر اگر پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر مریم کے خلاف اگر کچھ اقدامات کرتی ہے، کم از کم پریشر، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ محاذ ہے جہاں پر تحریک انصاف کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ساری توجہ وہ جو بیرسٹر گوہر ہے اس کی ساری توجہ ہوتی ہے کہ خان صاحب جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. اور بھائی کرو گے کب؟ خان صاحب نے تو پلان دیا ہوا ہے 11 محرم کا. تم لوگوں نے کیا کیا؟ آج کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور ہوں یا باقی لوگ ہوں، کوئی آپ کو لائعمل تحریک انصاف کا نظر نہیں آتا. اتنے موقع ہیں آپ کے پاس، آپ سیاست کریں. سیاسی لوگوں کے ساتھ یا سیاسی مکروہ چہروں کو آپ نے اسی طرح نمٹنا ہے جس طرح آپ ان کا ماضی میں کردار رہا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ احتجاج صرف کرتے رہیں اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو استعمال کرے، آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، فضل الرحمان صاحب آ کر آپ کو استعمال کریں، آپ کے ساتھ ملاقاتیں کریں، لائم لائٹ میں آئیں اور آخر کار ووٹ جو ہے وہ جا کر 26ویں ترمیم کے حق میں دے دیں. محفوظ آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 27 صحافیوں کے خلاف کرمنل کارروائی کی بات کی جا رہی ہے. طلال چودھری کہتے ہیں کہ جن 2 یوٹیوب چینلز کو بند کیا جا رہا ہے ان میں زیادہ تر بھگوڑے ہیں. پیسے کمانے اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے سنسنی پھیلانے والے یوٹیوبرز کے خلاف کرمنل کارروائی بھی کی جائے گی. یوٹیوبرز کی گرفتاری، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں جی کہ اس لسٹ میں جن لوگوں کے نام شامل ہیں ان صحافیوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بار ایسوسی ایشن ہے جی، وہاں سے کچھ تفصیلات جاری ہوئی ہیں. اور خبر کے مطابق پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے 27 یوٹیوب چینلز کی بندش کے عدالتی حکم نامے کو آئین میں درج منصفانہ ٹرائل اور آزادی رائے کے بنیادی انسانی حقوق کی سرحد خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مجسٹریٹ کے احکامات کو بھی قانون کی نظر میں غیر مؤثر قرار دے دیا ہے. اور ویورز، اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت نے حال ہی میں 27 یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا حکم دیا. ہمارے خیال میں یہ حکم آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی حقوق آرٹیکل 10 ڈیو پروسیس آرٹیکل 19 رائے اور اظہار کی آزادی اور آرٹیکل 19A معلومات تک رسائی کا حق سے متصادم ہے. اس کے علاوہ یہ حکم نیشنل جسٹس، صحافتی اقدار، اظہار رائے کے بنیادی تصور کے بھی خلاف ہے. یہ ایک اور پریشان کن مثال ہے کہ کیسے متضاد آوازوں کو دبا کر آزاد اظہار کو روکا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجسٹریٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. 2025 جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ ہے، ان معاملات کے لیے واضح فورم فراہم کیے گئے. اگرچہ ہم نے پہلے ہی پیکا کی مخالفت کی ہے مگر آرڈر میں جو وجوہات کا ذکر کیا گیا وہ پیکا کے دائرہ اختیار میں ہی آتی ہیں. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی عدالت کے اندر سب نے پیش ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی دنیا کی عدالت تو ہو جہاں پر آپ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں، آپ کو موقع دیا جائے. لیکن یہاں پر سنے بغیر آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس آرڈر کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری آپ کو لیکونس نظر آئیں گے. جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت، اس کا فیصلہ آپ نے پورے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. اور پھر یہ صرف ملک کی بات نہیں ہے، نیشنل ایشو نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی حدود سے نکل کر انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرتا ہوا وہ یوٹیوب کا اور گوگل کے دفتر پہنچتا ہے، جہاں پر اس نے اس فیصلے کی بنیاد پر ان چینلز کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا. اب دیکھیں، گوگل کو بھی نہیں پتا ہوگا، وہ تو سمجھتے ہوں گے نا کہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایک لیگل آرڈر آ گیا تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. انہیں کیا پتا کہ ایک مجسٹریٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف فوجداری کارروائی کا بھی باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے. آپ
ये सब कुछ करके भी देख लें, यहाँ पर लोगों को नौकरियों से निकलवा दिया, यहाँ पर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, लोगों की रोजी रोटी, लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाई गई और बहुत ही गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई कैंपेन चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद लोग सहाफत भी करते रहे, लोगों को आपने जान से मार दिया। इसके बावजूद सच कभी मरता नहीं है। आज ये आवाज़ें दबाई जा रही हैं, कल को किसी और की बारी होगी। अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें भी खड़ी नहीं हुई, क्योंकि जब पीका कानून अमेंडमेंट्स लाई जा रही थी तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, दुनिया में कानून का होना ज़रूरी है, लेकिन उस कानून को किसी फर्द वाहिद के हक में इस्तेमाल करना और उसे बतौर वेपन इस्तेमाल करना, ये वो मसला है। अगर डेफेमेशन कवानीन पाकिस्तान के अंदर मजबूत हों तो किसी को कोई जरूरत नहीं होगी कि वो इन केसेस को जो उनके खिलाफ बन सकते हैं एक वार्निंग के तौर पर वो देखे। और वो क्यों नहीं देखेगा? इसलिए कि यहाँ पर डेफेमेशन के कवानीन आपको नहीं मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर। बरतानिया, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप किसी के खिलाफ कोई झूठ बोलें, ये आपका हक है कि आप उस शख्स को उठाकर अदालत ले जाएं और आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो कभी भी इस तनाजुर में परवान हमें चढ़ता हुआ नजर नहीं आया। मैं व्यूअर्स आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और इस खबर के मुताबिक पता ही चल रहा है जी कि समर हारून बलोर नून लीग में शामिल हो रही हैं जी, और एएनपी की बड़ी विकेट गिर गई है। समर हारून बलोर बुजुर्ग नवाज में शामिल आईनी बेंच की मेहरबानी से मिलने वाली मखसूस नशिस्त पर एमएनए बनेंगी और एएनपी मुंतशिर हो गई। इस सवाल का भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अवामी नेशनल पार्टी मुंतशिर हो रही है जी, और इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा और पेशावर पर 6 दहाइयों तक राज करने वाले मारूफ सियासी खानदान के सरबराह हाजी गुलाम अहमद बलोर ने सियासत से किनारा कशी के बाद अपने आबाई शहर पेशावर को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर इस्लामाबाद मुंतकिल होने का फैसला किया। और वी न्यूज़ के मुताबिक बलोर खानदान ने पेशावर में अपनी सियासी सरगर्मियों के मरकज बलोर हाउस को भी फरोख्त कर दिया है। और इसमें आपको एक खबर ये भी दे दूं, इस्लामाबाद में क्या हुआ है और इस्लामाबाद में इंतजामिया क्या कर रही है। आपने वो वीडियो देखी होगी, इस्लामाबाद के नवाही इलाके में जी नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया और 22 साल नौजवान के पुल पर से गुजरते हुए पानी के तेज बहाव की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर पानी में जा गिरी। नौजवान की तलाश जारी है, वो कहाँ गया, मोटरसाइकिल और वो दोनों की तलाश की जा रही है। ये हालात है जी, लाहौर के भी हालात इसी तरह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर इलाके से खबर ये आ रही है। मैंने लाहौर में फ़ोन किया, मुझे पता चला जी कि पाकिस्तान में एक तो बिजली नहीं है, वजह क्या थी, मानसून की बारिशें, और हर इलाके में जितना ये गुड गवर्नेंस की कस्में खाते हैं ना और अपने जो पैसा अपनी तशहीर पर लगाते हैं, आपको सिटी स्कैन से लेकर पाकिस्तान में वासा के किसी बोर्ड के ऊपर भी मरीम नवाज और नवाज शरीफ की और किसी भी बस स्टॉप के ऊपर भी आपको तस्वीरें मिलेंगी। काश ये पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के निकासी आपके सिस्टम पर लगा दी जाएं तो हमारे मुल्क के और पंजाब के खास तौर पे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि सारा पैसा इन्होंने लाहौर में लगा दिया और लाहौर से खबर ये आ रही है कि लाहौर पूरा जो है वो डूब चुका है। मैं फिर आपको ज़्यादा ये भी खबर दे दूँ कि भारतीय फजाइया का जैगवार लड़ाका त्यारा राजस्थान के जिला चौड़ो के भनवादो गांव के करीब गिरकर तबाह हो गया जी, और हादसे में 2 पायलट्स हलाक हो गए। और इस त्यारे हादसे की पहली दफा नहीं हुआ, भारत में बेशुमार आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी। और तरबीती परवाज़ों पर ये जहाज़ होते हैं, इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है लेकिन इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, अभी आप गूगल करें तो बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में अब तक, जब से इंडियन एयरफोर्स जो है वो बनी है, उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे त्यारे, इनकी जो तरबीती परवाज़ें हैं इसमें गिर चुके हैं। अच्छा, जब परवाज़ें ऐसी होंगी, तरबियत ऐसी होगी, तो फिर रिज़ल्ट भी आपको फिर वही मिलेगा जो हमने हाल ही में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, इनके 7 त्यारे गिराए। प्लेन 7 का है, रिकॉर्ड पर 6 मौजूद हैं, लेकिन अब एक एक करके इनकी हलाकतें, उनके अपने फ़ौजी अफसरान जो हैं वो खुद कन्फेशन स्टेटमेंट्स इंटरनेशनली दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं वो दुनिया को बता रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये आज की खबर थी। प्रोग्राम हमारा, अपनी कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और व्यूअर्स, आपने जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। छावा पे एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई और कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि हम एक नई डॉक्यूमेंट्री जो है वो उसे ज़रूर अपलोड करें। और कराची के अंदर जो एक मॉडल हैं हुमैरा अस्कर अली, उनके जो मौत है इसके पीछे की कहानी क्या है, और जब कमरा खुला तो पुलिस ने, अदालती बैलिफ ने क्या देखा और फिर हमसाए किस किस्म की आवाज़ें सुन रहे थे, ये आपको बताएंगे उस वीडियो के अंदर। तो आपने जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर देखना है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।